नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर की खबर के साथ, जहां पर गीडा का स्थापना दिवस और सीएम ने दी है 408 करोड़ रुपए की सौगात। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 408 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। आपको बता दें, विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर गीडा का स्थापना दिवस कार्यक्रम और सीएम ने 408 करोड़ रुपए की सौगात दी। कहर बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को निगलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हुआ, आज हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। तो बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ भारत के बदलाव के साथ अपने आप को तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में आज सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। एक, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। परिणाम है, उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ, अन्नदाता किसानों के साथ सीधे संवाद हुआ, जमीन का उन्हें अच्छा मुआवजा देना प्रारंभ हुआ और किसी भी अन्नदाता किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए। किसी भी गरीब को जाड़ा नहीं जाना चाहिए, जो सरकार का लक्ष्य है। और अगर किसी विकास की योजना को किसी गरीब की भूमि की आवश्यकता है ही, उससे अच्छा मुआवजा भी देना चाहिए, उसके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह संकल्प जब आज प्रारंभ हुआ, आज देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में उत्तर प्रदेश भी सफल हुआ। आज देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश के पास है। देश के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, 16 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं, जिनमें 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 5वां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर तैयार हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हम लोग कराने जा रहे हैं। देश का पहला रैपिड रेल उत्तर। गोरखपुर से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि खिचड़ी मेले को लेकर अधिकारियों संग यह बैठक की गई है। सभी कार्य 20 दिसंबर तक पूरा करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।
तो फिर सुरक्षा सहूलियत का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। नेपाल, यूपी, बिहार समेत देश भर से लोग आते हैं और मेयर, नगर आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह समीक्षा बैठक की है। तो सभी कार्यों को पूरा करने के लिए बैठक की गई है। आपको बताते चले, नेपाल, यूपी, बिहार समेत देश भर से लोग आते हैं और ये समीक्षा बैठक है मानी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। खिचड़ी मेले को लेकर अधिकारियों के संग ये बैठक हुई है। सुरक्षा सहूलियत का भी विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो नेपाल, यूपी, बिहार समेत देश भर से लोग यहां आते हैं और मेयर, नगर आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में ये समीक्षा बैठक की गई है। खिचड़ी मेले को लेकर यह अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि व्यवस्था और सुरक्षा पर भी एक खास चर्चा की गई है। अधिकारियों संग सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चर्चा की और 20 दिसंबर तक काम पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो खिचड़ी को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रदेश के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान गोंडा पहुंचे, जहां बजाज चीनी मिल की ओर से किसानों के बकाया भुगतान न करने की शिकायत सुनकर काफी नाराज हुए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत करेंगे और किसानों का हक तुरंत दिलाने की कार्रवाई कराई जाएगी। मंत्री ने बताया है कि पिछले सत्र का गन्ने का ही भुगतान 109 करोड़ रुपए का बकाया मिल द्वारा अभी तक नहीं किया गया है और नए सत्र में भी गन्ना खरीदी शुरू हो चुकी है, फिर भी किसानों का भुगतान नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनपद कानपुर देहात का 1 दिवसीय दौरा किया। आपको बता दें कि मूसानगर क्षेत्र के ही सराय में मौजूद राम दुलारी मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मूर्तियों का अनावरण किया और कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान ही अखिलेश यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयानों पर भी पलटवार किया और चुनाव आयोग केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने गोंडा में मौजूद पटेल संस्थान पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा और साफ बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी और वो भारत की नागरिक हैं, उनके पास सभी आवश्यक वैध दस्तावेज मौजूद हैं और वर्षों से ही मताधिकार का प्रयोग करती आ रही हैं। ऐसे में उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना अनुचित है। ये मुझे ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इससे पहले जो महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए सिर्फ पेपरों पे घोषणा कर दी गई, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं उतारा गया। अब एसआईआर जो है वो भी केंद्र सरकार की एक जुमला जैसा हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के साथ न्याय करना नहीं है, किसी का नाम ऐड करना नहीं है, बल्कि एक जातिगत आंकड़े निकालने का नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य है कि जो दूर दराज दलित, पिछड़े, मजबूर लोग जो गांव में रहते हैं उनका नाम, उनके लोकतंत्र के द्वारा जो उनको ताकत मिली है वोट देने की, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक हमला है। ये विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो उनकी नीयत है उस पर हमें शक है, और इसलिए क्योंकि जिस जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करनी है, वहां वहां एसआईआर को इस प्रकार से गति दी जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार का प्रेशर जो बीएलओज हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार से प्रेशर उनके ऊपर है, कहीं ना कहीं अमानवीय है। और हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई भी काम किया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंडर टेंशन, अंडर प्रेशर काम न करे।
आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने मीडिया से वार्ता में कहा है कि एसआईआर से बीएलओ मानसिक रूप से परेशान है और सुसाइड करने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया है कि साइट स्लो चल रही है और केवल 40% ही फॉर्म अपलोड हो पाए हैं। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी गरीब और मजलूम दलित और इसके साथ ही अल्पसंख्यक वोट कटवाकर चुनाव में धांधली करना चाह रही है। इटावा पहुंचे मुदुल तिवारी ने हाल ही में एक निजी इवेंट में अपने प्रशंसकों से मुलाकात की। शो से बेघर होने के बाद मुदुल लगातार इस बात से हैरान है कि उन्हें केवल 4 वोटों के अंतर से कैसे बाहर किया गया। मुदुल ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उन्हें लगातार मेकर्स पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। इवेंट में इटावा कोतवाली प्रभारी यशवंत सिंह का हाथ पकड़कर उन्होंने विशेष धन्यवाद भी दिया। मैं सच बताऊं तो कभी कभी ये बात कही जाती है ना कि मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं वाकई में ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। और मेरे साथ में जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं और जो बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों की भीड़ और जो आज उस स्टेडियम या जो रामलीला ग्राउंड है वहाँ पे थी, उसे देख के मैं सच में यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास इटावा से प्यार करने वाले लोगों के लिए शब्द ही नहीं है। मैं जितना उनका धन्यवाद करूँ उतना अच्छा है। और मैंने सच बताऊं तो मैंने अपने शहर में आने से पहले, जहां मैं बचपन से ही जहां मैं नोएडा चला गया था रहने के लिए, वहां के लोग जिनसे मैं पहले कभी बहुत ज्यादा मिला भी नहीं हूँ, वो सिर्फ इस बात से इतना कनेक्शन फील करते हैं कि मृदुल भाई हमारे शहर से हैं और इटावा की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ। मैं बेहद खुश हूँ आज, और मैं करीब 25 सालों बाद ऐसे मिलने के तौर पे पहली बार इटावा शहर में आया हूँ, और मेरा जो इन लोगों ने स्वागत किया। खबर अमेठी से है, जहां प्रसिद्ध उद्योगपति और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी के बेटे के विवाह समारोह में प्रदेश भर के कई बड़े व्यापारी और राजनेता शामिल हुए। शादी समारोह के दौरान उद्योगपति ने सामाजिक सरोकार का परिचय देते हुए 101 निर्शासित कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की। उद्योगपति राजेश अग्रहरी ने भी प्रत्येक कन्या को 1,51,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। और बता दें आपको, ये राशि सीधे कन्याओं के विवाह खर्च में मदद के लिए दी गई है। समारोह में वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद सभी 101 कन्याओं को चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहीं। उन्होंने वर वधू को शुभकामनाएं दी। वहीं पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत प्रदेश के कई विधायक और मंत्री भी विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रामपुर जिले में आयोजित भव्य समारोह में कुल 850 जोड़ों का विवाह विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन राजकीय आश्रम पद्धति के निकट ही मैदान में हुआ, जिसका शुभारंभ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में राज्य पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल, राज्य महिला आयोग की सदस्य कई लोग मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा और उनके निर्देशों के अनुरूप जो निम्न आय वर्ग के परिवार हैं, उनकी बेटियों की सामूहिक विवाह के अंतर्गत शादी की गई है। लगभग 1045 जोड़े आज इस कार्यक्रम में शामिल होने हैं, और इसमें सभी समाज के सभी वर्गों के, सभी धर्मों के जो है व्यक्ति इस आज कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो सर, इस बार एक नया सिस्टम बायोमेट्रिक चालू किया गया, तो क्या इसको जिस तरीके से पहले अपात्र लोग उनको रोकने के लिए किया गया? जी बिल्कुल, जिससे कि प्रक्रिया का जो है एक शुद्धिकरण बना रहे और ऐसे लोग इसमें शामिल ना हो पाए जो पूर्व में इसका लाभ ले चुके हैं या जो अपात्र हैं, उससे बचने के लिए ये एक वेरिफिकेशन का सिस्टम लगाया गया है।
तो कुछ अपात्र जोड़े सर बताए रह गए तो उसके लिए क्या दोबारा ये साल में कई बार इसका जो है अवसर प्राप्त होता है। अगर कोई छूट गया है तो पुनः अपना आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। गाजीपुर में प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की जांच में सामने आया है कि गाजीपुर की 6 मेडिकल एजेंसियों ने झारखंड के रांची में मौजूद एक फर्म से करोड़ों रुपए की कोडिन युक्त कफ सिरप खरीदी, मगर स्टॉक और संबंधित अखिलेश आपको बता दें कि अभिलेख में ही मौके पर नहीं मिले और ये वही कफ सिरप है जिसका उपयोग नशे के रूप में किया जाता है और जिसके खुले बाजार में बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। औषधि विभाग की तहरीर के आधार पर सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तहरीर में उपायुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन लखनऊ के पत्र के प्रति ही बताया गया है कि रांची से हुई है आपूर्ति के दस्तावेज और जीपीएस लोकेशन की फोटो प्रति और अन्य साक्ष्य भी संकलन किए गए हैं और ताकि किसी भी तरह की लीपापोती ना हो पाए। हाँ, जनपद गाजीपुर में भी हम लोगों को कुछ सूचना मिली थी कि रांची की किसी फर्म के द्वारा यहाँ की भी कुछ मेडिकल एजेंसीज हैं, कुछ फर्म हैं जिनको कोडीन कफ सिरप बेची गई थी, उनको विक्रय किया गया था, जिसके क्रम में यहाँ पर ड्रग विभाग एवं औषधि विभाग के द्वारा छापे मारे गए। 6 हमारे यहाँ की मेडिकल एजेंसीज इसमें पकड़ी गई, जिनके द्वारा विगत वर्षों में रांची की फर्म के द्वारा कोडीन कफ सिरप क्रय किया गया था, परंतु उसकी खपत कैसे की गई थी, कहाँ की गई थी, इसके संबंध में ना तो उनके पास कोई दस्तावेजी अभिलेख थे और ना ही उनके पास कोई भी जानकारी थी। तो जिसके क्रम में इन 6 पर बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और आगे की जांच कार्रवाइयां भी जो है वो